एक समय था जब अपने ही देश में सांस लेना भी इजाजत से होता था। सोचिए कैसी रही होगी वो जिंदगी। जी हाँ, सही सुना आपने, वो जिंदगी बहुत ही दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी, क्योंकि लगभग 200 सालों तक हम भारतीयों ने अंग्रेजों की गुलामी की है और उनके हर आदेशों का पालन किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर अंग्रेज भारत आए ही क्यों थे और क्यों हम भारतीयों ने उन्हें यहाँ रुकने की इजाजत दी थी, और कैसे धीरे धीरे उन्होंने हमें ही अपना गुलाम बना लिया। और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम भारतीयों ने एकजुट होकर गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाया, क्योंकि भारत की गुलामी की कहानी सिर्फ एक इतिहास और इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी असली पहचान और संघर्ष की मिसाल है। और जब हम यह समझेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारी ही ताकत को हमारी ही कमजोरी बना दिया, तो हमें यह एहसास होगा कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि यह हमें कितनी कठिनाइयों और बलिदानों के बाद मिली है। क्योंकि जहां आज तिरंगा लहराता है, वहां कभी पराया झंडा साया किया करता था। क्या आप जानते हैं आज़ादी की वो असली कहानी, द रियल स्टोरी ऑफ आज़ादी? और इस एक वीडियो में आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना था और कैसे सन 1947 में, यानी लगभग 200 सालों बाद, हमारा देश आज़ाद हुआ। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है भारत के वीरों का संघर्ष और अंग्रेजों की चालाकी का रहस्य। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम इन्वेस्ट किए इस वीडियो को, और बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे इस गुलामी से आज़ादी तक के सफर को। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो 2 चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसमें हम पहले चैप्टर में बात करेंगे कि अंग्रेज भारत क्यों और कैसे आए और कैसे उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया, और दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, तब हमारे देश में आज़ादी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कुछ ही क्रांतिकारियों ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद कराया। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी से पहले भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादक होता था, उसका लगभग 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही उगता था। यही कारण था कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, और पूरी दुनिया की नज़र इसी सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी, क्योंकि यहाँ व्यापार, कला, संस्कृति और विज्ञान की भरमार थी। यहाँ के मसाले, वस्त्र, आभूषण और हस्तकला दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। उस समय भारत पर मुगलों का राज था और अकबर यहाँ के सम्राट थे, और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे ज्यादा दौलतमंद बादशाह थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी, और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था सिर्फ कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस कि आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% उत्पादक ही कर पा रहा था, और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर उसके मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की कर रहे थे। ब्रिटेन के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक भी पुर्तगाल के जहाजों को ही लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी समय एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा और संपत्ति के बारे में पता चल जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर जल्द ही पहुंच जाती है। और ये ब्रिटिश नाविक कोई और नहीं बल्कि वास्को डी गामा था, और ये पहला ऐसा इंसान बन गया जिसने समुद्री यात्रा के दौरान भारत की खोज की। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर थे, तो आपने अपनी स्कूल लाइफ में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। और फिर आया सन 1600 ईस्वी का, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब उस कंपनी के सदस्यों ने मिलकर अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ प्रथम को बताई, तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गईं। एलिजाबेथ प्रथम उस समय इंग्लैंड की महारानी थी, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दे दी। और इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, और अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर को सारा साम्राज्य संभालने की इजाज़त दे दी जाती है, और वे अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि उनको लगा कि इससे उनके साम्राज्य को
कोई नुकसान नहीं होगा और ये देश के लिए काफी अच्छा भी रहेगा। अब यहाँ पर इससे यह तो साफ हो जाता है कि अंग्रेजों का भारत में आगमन सिर्फ एक व्यापारी के रूप में हुआ था और सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी भारत में व्यापार करने की इजाजत दे देती हैं और इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यहाँ के मसालों, कपड़ों और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार करना था। और फिर इन अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और व्यापार करना शुरू किया और कुछ समय बाद इन्होंने मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में भी व्यापारिक ठिकाने बनाए, यानी कि अब उनका व्यापार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था और अब वो यहाँ के मसालों, वस्त्रों, आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं को सस्ते दामों में खरीदकर अपने यहाँ यानी इंग्लैंड में ले जाकर अच्छे दामों में बेचने लगे और अब वे व्यापार में काफी ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे थे। और फिर उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पुणे और बंगाल जैसे प्रमुख शहरों में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और व्यापार करना शुरू किया और ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए उनका व्यापार लगभग पूरे भारत में फैल गया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और बदले में उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी इन कंपनियों से जुड़ गए और अब पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों को समझ आ गया कि अगर हमें यहाँ लंबे समय तक व्यापार करना है तो केवल व्यापार करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें यहाँ राजनीति और सैन्य शक्ति भी बढ़ानी होगी, तभी वो अपनी जड़ें ज्यादा समय तक मजबूत कर पाएंगे। और इधर मुगल साम्राज्य के कमजोर हो जाने के कारण भारत में कई छोटे छोटे राज्य बन चुके थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और अंग्रेजों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और धीरे धीरे आधे से ज्यादा इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उस पर अपना कब्जा कर लिया। और फिर कुछ समय बाद भारत के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश इंडिया नाम से एक विशाल साम्राज्य बना लिया और अभी भी काफी एरिया था जहां पे पूरी तरह से अंग्रेजों की मनमानी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे राजा लोग जो थे वो राज करते थे। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे यानी अंग्रेज, अब वो लोग अलग अलग ट्रिक्स खेलना स्टार्ट करते हैं ताकि वो बाकी एरिया पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सके और वहाँ पर अपना कब्जा कर सके। और ब्रिटिशर्स को पता था कि अब इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो ये लोग यानी ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रही थी। अब इतने सारे अंग्रेजों को तो आर्मी बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था, तो इन लोगों ने लोकल इंडियंस जो थे उनको आर्मी में हायर करना स्टार्ट कर दिया, यानी ये लोग हम भारतीयों को ही अपनी कंपनी में जॉब देने लगे। इस चीज का इंडियंस को काफी फायदा भी हुआ, क्योंकि उस समय इंडिया में भुखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैली हुई थी, इसीलिए इंडियंस कम पैसों में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते थे और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को भर्ती तो कर रहे थे अपनी जरूरत के लिए, लेकिन इनके ऊपर उन्हें विश्वास नहीं था, क्योंकि उनको ये अपने से छोटा समझते थे और उनको सिर्फ चौकीदारी यानी सिपाही की जो पोस्ट होती थी वहीं तक भर्ती करते थे और जो बड़ी ऑफिसर रैंक होती थी वहां पर इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ गोरे यानी अंग्रेज रहते थे ताकि इंडियंस के हाथ में कुछ ना चला जाए। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी इंडियंस जो थे वो बड़ी ही आसानी से सिपाही की जो पोस्ट होती थी वो ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि सिपाही की जो नौकरी होती थी उसको बहुत ही सुरक्षित जॉब माना जाता था, क्योंकि भुखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैली हुई थी, इसीलिए लोगों को खाने की दिक्कत होती थी और सिपाही बनने के बाद खाने की जो दिक्कत होती थी वो चली जाती थी और महीने में 7-8 रुपए अलग से मिलते थे। ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस दोनों को सूट करती थी और इसीलिए ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा तो इंडियंस सिपाही जो थे वो आ गए थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को उस अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस ही काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाकर अपना व्यापार करवाने लगे, यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में व्यापार कर रहे थे उस कंपनी में आधे से ज्यादा तो इंडियंस ही काम कर रहे थे और उन्हें इस हद तक ट्रेड कर दिया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे और अब लगभग पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और हर जगह उनकी ही मनमानी चलती थी
जो वो चाहते थे वही होता था। समय बीतता गया और अंग्रेज अपनी हदें पार करते गए और इंडियंस उनकी गुलामी करने के साथ साथ दर्दनाक पीड़ा को सहते गए और अब पूरा भारत पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। यानी अंग्रेजों ने अब पूरी तरह से भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड चैप्टर की, जिसे अगर आपने देखने से मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ सीखने और समझने से वंचित रह जाओगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 को। लेकिन दोस्तों, उस समय हमारे देश के लिए खुशी की बात तो यह थी कि उस वक्त भी हमारे देश में ऐसे भी कई लोग थे जो चाहते थे कि हम इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त हों। हमें भी आजाद जिंदगी जीना है। अब हम और नहीं सह सकते अंग्रेजों की गुलामी को। हमें भी आजाद होना है, हमें भी चाहिए आजादी। जिनमें से एक थे लाला हरदयाल। उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की और गदर पार्टी का मेन मकसद था ब्रिटिश शासन को खत्म करना। और एक दिन इनके यहाँ एक सभा एकत्रित होती है और गदर पार्टी के जो लोग थे उनसे कहा जाता है कि गदर पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर वो किसानों को अपने साथ शामिल करेंगे। उसके बाद गांव वालों की मदद से पोस्ट ऑफिस, पुलिस थानों और दूसरे सरकारी दफ्तरों पर अपना कब्जा कर लेंगे। और ठीक ऐसा ही होता है 13 अप्रैल 1919 को, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए और अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए वहां जमा होते हैं। जिनमें से कुछ नेता भाषण दे रहे थे और ना जाने कैसे ये खबर अंग्रेजों तक पहुंच जाती है। और जो लोग जलियांवाले बाग में जमा होते हैं वो आजादी की बात कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में यह जगह एक नरसंहार का मैदान बन जाएगी। इतने में ही एक जनरल डायर यानी ब्रिटिश सेना का एक अफसर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थीं और जब नेताओं ने उन सैनिकों को देखा तो उन्होंने अपनी जनता से बैठे रहने के लिए कहा। इतने में ही जनरल डायर ने बाग के दरवाजे को बंद करवा दिया और सैनिकों ने बाग को घेर लिया और उसने सैनिकों को आदेश दिया और मात्र एक ही शब्द बोला, फायर। और फिर गोलियां चलने लगी। निहत्थे लोगों पर, मासूम बच्चों पर, औरतों पर, हर तरफ चीखें ही चीखें गूंज रही थीं। कई लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए और कईयों ने वहीं दम तोड़ दिया। और जो लोग जिंदगी बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए थे उन्हें बाहर निकलने का मौका ही ना मिला और करीब 10 मिनट तक वहां गोलियां चलती रहीं और 1650 राउंड फायर किए गए। फायरिंग रुकेगी नहीं, ऐसा जनरल डायर का आदेश था और फायरिंग तभी रुकी जब बंदूकों की सारी गोलियां ही खत्म हो गईं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 400 लोग मारे गए, लेकिन उस दौर के लोग कहते हैं कि मरने वालों की संख्या हजारों में थी, हजारों में। हजारों लोगों को मार दिया गया था क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत के आदेश के खिलाफ उस बाग में इकट्ठा हुए थे। और यहीं से शुरू होती है आज़ादी की असली जंग। और इसी घटना के बाद प्रत्येक देशवासी के मन में आज़ादी की लौ जाग उठी। लोगों का अंग्रेजों से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका था। और इस घटना के 1 साल बाद यानी अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग करके उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर करना था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर भारतवासी अंग्रेजी शासन से सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी शासन अपने आप कमजोर हो जाएगा और हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। और इस आंदोलन ने लाखों भारतीयों को एकजुट कर आज़ादी की लड़ाई को जन आंदोलन में बदल दिया और गांव-गांव तक आज़ादी का संदेश पहुंचाया। और असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लोगों से अपील की गई कि हर सरकारी नौकर नौकरी छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्री से निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें और कोई किसी भी तरह का टैक्स ना दे, सारे विदेशी कपड़े जला दो। भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली बनाकर जलाई और हस्तशिल्प यानी हाथ से बुने कपड़ों को अपनाना शुरू किया। और कई वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया और जनता ने कर ना देने की नीति अपनाई। आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर बड़े बड़े प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गईं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने इसे और भी व्यापक रूप दिया। और इसी आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को
कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी और इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई और इसी घटना के दौरान 3 नागरिकों की भी मौत हो गई। और ये लोग चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के बाहर इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि इस घटना के ठीक पहले इसी पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मुंडेरा बाजार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा था। इससे लोगों का गुस्सा काबू नहीं हुआ और उन्होंने थाने में आग लगा दी। इसी हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती रहती। हालांकि इस आंदोलन को तो रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में एक गहरी छाप छोड़ी और इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता अब आजादी के लिए संगठित और तैयार है। और असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी सत्ता की नींव तक हिला दी। और दूसरी तरफ एक और दल अथवा पार्टी थी जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के नाम से जाना जाता था। और इस पार्टी के सदस्यों का भी एक ही मकसद था, आजादी। इसमें सभी के सभी नौजवान क्रांतिकारी शामिल थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी इस दल के प्रमुख नेता थे। और बाद में भी इस पार्टी में कई क्रांतिकारी जुड़ते गए, जिनमें से एक थे सरदार भगत सिंह। और एक दिन ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि हरदोई से लखनऊ जाने वाली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन पर हमला करेंगे। इसमें अंग्रेजों का सरकारी खजाना होगा। हमने तय किया कि कल रात हम हरदोई से लखनऊ जाने वाली सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन पर हमला करेंगे। इस रेल में अंग्रेजों का सरकारी खजाना होगा। लेकिन ठीक इसके अगले ही दिन जब अंग्रेजी फोर्स उस ट्रेन की छानबीन कर रही थी, तभी उन्हें एक क्रांतिकारी की शॉल मिल जाती है और फिर ये उसी शॉल के जरिए उस क्रांतिकारी का पता लगा लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल साहब। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल को हवालात में बंद कर उनसे कुछ सवाल जवाब पूछवाए जाते हैं। और कुछ समय बाद अंग्रेजी फोर्स को उनके 3 और साथियों का पता चल जाता है और उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। और फिर साल आता है 1928, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग भेजा जिसे कहा गया साइमन कमीशन। इसका मतलब था कि अब अंग्रेज ये तय करेंगे कि हम भारतीयों को कितनी आजादी मिलनी चाहिए। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। अब सोचिए, हमारे देश के भविष्य का फैसला करने आए लोग और उनमें से कोई भी हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी पीड़ा को समझने वाला नहीं। तभी जवाब में उठ खड़े हुए भारत के नौजवान, छात्र, नेता और आम जनता, जिसमें भगत सिंह और उनके अन्य साथी भी सम्मिलित थे। और हर जगह नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। और सबसे बड़ा विरोध हुआ लाहौर में, जहां लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया और वहां उपस्थित लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जनता पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया और लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए। और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। लेकिन लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उभरे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और भगत सिंह एवं उनके साथियों ने मिलकर उस सैंडर्स की हत्या कर दी जिसने लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई थीं। और फिर 1929 में दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, सिर्फ ये कहने के लिए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है।
और ये वहां से बिना भागे अपने आप को गिरफ्तार भी करवा देते हैं। और अब पूरे देश में इन्हीं के दल की चर्चा हो रही थी और हर जुबान पर भगत सिंह का ही नाम गूंज रहा था। लेकिन इससे आजाद जी खुश नहीं थे, क्योंकि वो भगत सिंह को अपना छोटा भाई एवं अपने कलेजे का टुकड़ा मानते थे और उन्हें मालूम था कि इस केस में भगत सिंह को लंबी सजा होगी। और इधर भगत सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया था अंग्रेज सिपाहियों द्वारा। तभी भगत सिंह ने देखा कि अंग्रेज अफसरों को जेल में अच्छा खाना, साफ बिस्तर और सम्मान मिलता है, जबकि भारतीय कैदियों को सड़ा हुआ खाना, गंदगी और अमानवीय व्यवहार सहना पड़ता है। और फिर शुरू होती है एक ऐतिहासिक लड़ाई, यानी भूख हड़ताल की लड़ाई। और 11 जुलाई 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐलान किया कि जब तक भारतीय कैदियों को खाने लायक खाना और बराबरी का हक नहीं मिल जाएगा, तब तक हम इस खाने को हाथ नहीं लगाएंगे और हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। दिन बीतते गए 10, 20, 30 और यहाँ तक कि 63 दिनों तक भूख हड़ताल चली। भगत सिंह और उनके साथियों की हड्डियां दिखने लगीं, लेकिन हौसला नहीं टूटा और अंत में अंग्रेजों को ही झुकना पड़ा और भगत सिंह जीत गए। और इसके तुरंत बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाती है। तारीख थी 24 मार्च 1931। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। और इधर आजाद जी भगत सिंह को बचाने के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कोई भी योजना काम नहीं करती, सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। और जब आजाद जी 27 फरवरी 1931 को अपने साथी राज के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भगत सिंह के बारे में कुछ जरूरी बातें कर रहे थे, तभी अंग्रेजों का एक जासूस उन्हें वहां बैठे देख लेता है और वह ये खबर जल्द ही अंग्रेजों तक पहुंचा देता है। और तभी अंग्रेजी ऑफिसर अपने सभी सिपाहियों को लेकर अल्फ्रेड पार्क में पहुंच जाता है और वे सभी उस पार्क को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गोलीबाजी शुरू कर देते हैं। और लगभग 20 मिनट तक चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते रहते हैं, लेकिन जब आखिर में उनके पास सिर्फ एक गोली बची, तभी वो गोली अपने सिर में खुद ही मार लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया था कि अंग्रेज कभी हमें जिंदा नहीं पकड़ सकते और उन्होंने कहा था कि दुश्मन की हम हर गोली का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। और इधर एक और क्रांतिकारी जो जेल की दीवारों के बीच बैठा था, भगत सिंह। और जब भगत सिंह को यह खबर मिली कि चंद्रशेखर आजाद अब हमारे बीच नहीं रहे, तब वो इस बात पर यकीन भी नहीं करते और एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया। और उनके मन में कई प्रकार के सवाल आने लगे कि अब इस देश का क्या होगा, हमारे सारे साथी एक एक करके मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए, क्या होगा हमारे आंदोलन का, क्या होगा हमारे देश का, क्या यह क्रांति यहीं रुक जाएगी। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की भी फांसी के कुछ ही दिन बाकी थे और धीरे धीरे समय बीतता है और फिर आता है 23 मार्च 1931, यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का कुल एक ही दिन बाकी रह गया था। लेकिन अंग्रेज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज डर गए थे। उन्हें डर था कि अगर सही तारीख को फांसी दी गई तो जेल के बाहर लाखों लोग जुटेंगे और क्रांति की आग और भी तेज भड़क उठेगी। भीड़, विरोध और विद्रोह, इन सब से बचने के लिए उन्होंने गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। ना कोई अंतिम दर्शन, ना कोई आखिरी विदाई। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमें आज़ादी नहीं मिली, यानी इतने बड़े क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। कई क्रांतिकारी अन्य लड़ाइयों में मारे गए, लेकिन फिर भी हमें आज़ादी नहीं मिली। लेकिन ये सब होने के बाद हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूरे देश में अफरा दफरी सी मच गई।
और इसी के बाद यानी सन 1931 के बाद हमारे देश में हर तरफ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होने लगीं। लोग अब हर तरफ आज़ादी की ही मांग कर रहे थे। लोगों के मन में अंग्रेज़ों का जो खौफनाक डर बैठा हुआ था, वह डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन फिर भी भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाइयाँ कम नहीं हुई, बल्कि लड़ाइयाँ पहले से और भी बढ़ गईं। और लोगों की आज़ादी को लेकर जो मांगे थीं, वह मांगे और भी बढ़ गईं। लोग अब पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे। इसी को देखते हुए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। इस आंदोलन का भी मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना ही था। और महात्मा गांधी जी ने साफ कहा, करो या मरो, यानी डू और डाई। Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die. गांधी जी का यह नारा लोगों के दिलों में आग की तरह फैल गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और गांधी जी समेत कई बड़े बड़े नेताओं को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के जरिए इस आंदोलन को चलाते रहे। और इधर गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। और यहीं से शुरू होता है गांधी जी का वह संघर्ष जिसने आने वाले सालों में भारत की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। आगा खां पैलेस में गांधी जी को लगभग 2 सालों तक बंदी बनाकर रखा गया और यहीं पर उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को खो दिया। यानी 1944 में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया और उसी वर्ष गांधी जी को मलेरिया भी हुआ और उनकी तबीयत काफी बिगड़ रही थी। स्वास्थ्य को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1944 में ही गांधी जी को रिहा कर दिया। लेकिन गांधी जी का मन और आत्मबल पहले से कई ज्यादा मजबूत हो चुका था और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता अब टाली नहीं जा सकती। और इधर दूसरी तरफ भारत का राजनीतिक माहौल बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि इसी दौरान ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में उलझा हुआ था और इस युद्ध की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और भारत में अंग्रेजों की पकड़ कमजोर हो रही थी। अंग्रेज अब आर्थिक रूप से भी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि युद्ध में उनकी हालत खराब हो चुकी थी और भारत में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी थी। तभी गांधी जी ने इस समय को रणनीतिक रूप से देखा और उन्होंने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब या तो भारत को आजादी दें या फिर इस देश में विद्रोह और भी तेज होगा। और जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन की सरकार बदल चुकी थी। नई सरकार भारत को लेकर ज्यादा लचीली थी और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया ताकि सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाई जा सके। इसका मतलब था कि जो अंग्रेजों के पास देश को चलाने के लिए शक्तियां हैं, पावर है, विधि विधान है, वो सब भारतीयों को दे दिया जाए। और अब ब्रिटिश सरकार को भी लगने लगा था कि अब हम ज्यादा समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते। और फाइनली ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को यह ऐलान कर दिया कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजादी दे दी जाएगी। और 20 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि ब्रिटिश सेना के एक कमांडर थे, उनका काम था भारत को आजादी देना, लेकिन शांतिपूर्वक। और उन्होंने 3 जून 1947 को भारत की स्वतंत्रता की योजना पेश कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। और उन्होंने 3 जून 1947 को यह ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। और फाइनली 14 अगस्त 1947 की रात को 11:55 पर संसद में भाषण शुरू हुआ और ठीक 12 बजे हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया। और अगले दिन यानी 15 अगस्त 1947 की सुबह को लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया।
और थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और रियलाइज़ किया होगा कि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि ना जाने कितनी अनगिनत कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकंड। और आप मुझे यह भी बता सकते हो कि मैं अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊं। आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख सकते हो। और मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।